गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार भारत एग्जाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और झारखंड के बारे में, जो वीडियो का यह तीसरा भाग होगा। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 को कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के बारे में जाने थे कि आखिर यह विद्रोह करने का आवश्यकता क्यों पड़ा, क्या कारण था और किसने शुरुआत किया। ये सभी टॉपिक हम लोगों ने कवर कर चुके थे और आज हम लोग देखने वाले हैं रॉलेट एक्ट का विरोध 1919, झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, खादी आंदोलन, साइमन कमीशन, इन सभी टॉपिक जैसे और भी टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है आज का रॉलेट एक्ट का विरोध 1919। इसके बारे में शॉर्ट में एक जानकारी दे देता हूँ कि रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया और कब लाया गया। तो रॉलेट एक्ट सबसे पहले 19 मार्च 1919 को लाया गया और ये लाया गया था सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। इसका उद्देश्य था क्रांति का दमन करना। जितने भी क्रांतिकारी दल के नेता थे उन लोगों के खिलाफ यह आंदोलन को लाया गया था। गांधी जी के द्वारा इस एक्ट का नाम दिया गया था काला कानून। यह इसलिए दिया गया था क्योंकि पुलिस लोगों को यह अधिकार दिया गया था कि बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के बगैर लोगों को गिरफ्तार कर लेना। दोस्तों, 1919 में यह कानून को लाया गया था, जिसके चलते कई लोगों ने इसको विरोध भी किया और जेल भी गए। रॉलेट एक्ट के बारे में एक बार यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है। तो इसका ओरिजिनल नाम है एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, झारखंड से क्या इसमें संबंधित रहा है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों द्वारा सरकार विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सिडनी रॉलेट रिपोर्ट के आधार पर एक कानून पारित किया, जिसका पूरे देश भर में व्यापक विरोध किया गया। झारखंड में इस कानून का विरोध किया रांची में बारेश्वर सहाय गुलाब तिवारी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 6 अप्रैल 1919 को पलामू के जिला स्कूल के शिक्षक रामदीन पांडे ने 6 छात्रों के साथ उपवास भी रखा था इस कानून के विरोध के कारण। अब है झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919 और 20। 1919 ईस्वी में पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने की थी। 1920 ईस्वी में रांची तथा हजारीबाग में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। आइए जानते हैं इसके बारे में, आखिर क्या कारण रहे हैं असहयोग आंदोलन के, जो इतने बड़े स्तर पर चलाया गया। तो पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध। इस आंदोलन को शुरू होने में एक बड़ा योगदान रहा है। इस युद्ध को शुरू होने पर देश में बहुत महंगाई बढ़ गई थी। देश आर्थिक संकटों से जूझने लगा था। किसान और जनता सभी को इस दौर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और ब्रिटिश सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी। एक और वजह थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेज रही थी और भारतीय सैनिक एक शर्त पे गई थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद संवैधानिक सुधार की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। लगभग 74,000 सैनिकों को बलि दी गई और बदले में कुछ भी नहीं हासिल हुआ। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अहिंसक आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया था। यह आंदोलन तब तक चलाया जाना था जब तक खिलाफत व पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं ली जाती व स्वराज स्थापना नहीं हो जाता। 1920 में ही झारखंड में भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी पुनः झारखंड आए। इसके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक आदि प्रमुख राष्ट्रीय नेता ने भी झारखंड की यात्रा की तथा विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया।
1921 ईस्वी में इस आंदोलन में टाना या ताना भगतों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसकी गांधी जी द्वारा कोटि कोटि प्रशंसा की गई। इस दौरान ताना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को कर देना बंद कर दिया, जिसके बाद उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी गई थी। पहाड़िया जनजाति भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनका नेतृत्व जबरा पहाड़िया ने किया था। जाबरा पहाड़िया को गिरफ्तार कर उन्हें सश्रम कारावास की सज़ा दी गई तथा उनके घर को कुर्क कर दिया गया, मतलब कि जला दिया गया। इस आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, पलामू व लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र रांची था, लेकिन राज्य के अन्य भागों में भी पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम आदि में इस दौरान लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहला जिला का नाम आता है, वो है रांची। रांची में असहयोग आंदोलन के दौरान रांची एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 1921 में रांची में आयोजित वार्षिक पिंजरापोल समारोह में भोलानाथ वर्मन, अब्दुल रज्जाक, पद्मराज जैन आदि भाषण दिए। इस आंदोलन के दौरान रांची एवं लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। अगला जिला का नाम है पलामू जिला। पलामू के आदिवासी नेता धनी सिंह खरवार एवं के नेतृत्व में इस आंदोलन के दौरान जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई। ऐसा करने को 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था तथा धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया। धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में आदिवासियों का एक विशाल जुलूस डाल्टनगंज पहुंचा, जिसे लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया गया। इसी दौरान बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को CF एंड्रयूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मजरूल हक, अब्दुल बारी जी, इमाम असर आरजू, चंद्रवंशी सहाय एवं कृष्ण प्रसन्न सेन आदि ने भी भाग लिया। इसी आंदोलन के दौरान पलामू कांग्रेस ने डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया, जिसका प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को प्रधानाध्यापक बनाया गया। इस आंदोलन के दौरान पलामू में शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगला जिला का नाम है हजारीबाग। इस आंदोलन के दौरान हजारीबाग में कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई तथा रामनारायण सिंह के साथ साथ कई वकीलों ने अपने वकालत छोड़ दी। हजारीबाग में आंदोलन के व्यापक होने पर आंदोलन के नेता बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, शालिग्राम सिंह, त्रिवेणी प्रसाद एवं सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 5 से 6 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस को बजरंग सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, रामनारायण सिंह आदि ने संबोधित किया था। अगला जो जिला है वह है सिंहभूम जिला। सिंहभूम जिला में इस आंदोलन के दौरान सिंहभूम के चक्रधरपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। जमशेदपुर के गोलमोरी मैदान में 5 से 9 फरवरी के बीच कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं की अध्यक्षता बीजी साठे 5 फरवरी, प्रभाष चंद्र मित्र 6 फरवरी, के भट्ट 8 फरवरी तथा अब्दुल गनी 9 फरवरी ने की थी। इसी दौरान 8 मार्च को जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में एवं 13 मार्च को चायबासा में जनसभा का आयोजन किया गया। 15 मार्च 1921 को पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आयोजन किया गया था। जून 1921 में मजरूल हक का आगमन चक्रधरपुर में हुआ। अन्य तथ्य की बात करें तो पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। पचम्बा में बजरंग सहाय के द्वारा गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। देशेर कथा की रचना इसी दौरान सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के बारे में कांग्रेस के गया अधिवेशन 37वां अधिवेशन था से लौटकर रांची के PC मित्रा एवं देवकी प्रसाद ने तिलक स्वराज कोष हेतु धन एकत्र करना प्रारंभ कर दिया।
इस आंदोलन के बाद 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1923 के बीच राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया। 1 मई से 18 अगस्त 1923 के बीच राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा हेतु आयोजित नागपुर झंडा सत्याग्रह में बड़ी संख्या में झारखंड के टाना भक्तों ने भी भाग लिया था। अब है अगला टॉपिक, स्वराज पार्टी। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में राम नारायण सिंह एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी के प्रचार समितियां का गठन किया गया था। 1923 ईस्वी में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधित्व चुना गया। कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया। सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया। 1923 ईस्वी में रामेश्वर लाल को दक्षिणी संथाल परगना में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया था। खादी आंदोलन और झारखंड। झारखंड क्षेत्र से विधायक नीलकांत चटर्जी ने 1924 में बिहार विधान परिषद में खादी संबंधित एक प्रस्ताव रखा था। सिंहभूम के आदिवासियों ने 1924 ईस्वी में विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने हेतु आंदोलन चलाया था। झारखंड में विभिन्न स्थान पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने हेतु सरला देवी के नेतृत्व में खादी डिपो की स्थापना की गई। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किया। जमशेदपुर में टम्पल नामक अंग्रेज द्वारा खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। अगला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में झारखंड आया था। 1928 में श्याम कृष्ण सहाय की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था। रांची में साइमन कमीशन का मजबूती के साथ विरोध किया गया था। श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। पलामू निवासी कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था। हजारीबाग में देवकी नंदन लाल एवं पीसी मित्रा के नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया। अगला टॉपिक है मजदूर आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समय समय पर मजदूरों द्वारा भी अपनी दयनीय स्थिति से बाहर निकलने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया, जिसकी झलक झारखंड राज्य में भी दृष्टिगत होती है। इस क्रम में 1920 ईस्वी में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे एसएन हल्दर तथा व्योमोस चक्रवर्ती ने नेतृत्व प्रदान किया। वर्ष 1920 से 1925 तथा 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स तथा अन्य कई मिलों में व्यापक हड़ताल किया गया। 1928 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त करने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने मजदूर तथा मिल प्रबंधक के बीच समझौता कराने में अग्रणी भूमिका अदा की। 18 अगस्त 1928 में सुभाष चंद्र बोस का जमशेदपुर आगमन हुआ तथा 20 अगस्त 1928 को उन्हें जमशेदपुर टाटा लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। वे 19 वर्षों तक इस यूनियन के अध्यक्ष पद पर रहे। सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से ही 12 सितंबर को टाटा यूनियन के मजदूरों ने अपनी हड़ताल वापस ली तथा कंपनी के प्रबंधक और मजदूरों के बीच समझौता संभव हो पाया। वर्ष 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। 1929 ईस्वी में जमशेदपुर स्थित गोलमुरी के एक टिन प्लेट कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल की थी। यह हड़ताल 1938 ईस्वी में समाप्त हुई। 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। 1938 ईस्वी में अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन 1920 की स्थापना की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस क्रम
में गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी गांव पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव के आलोक में पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। झारखंड में भी पूरे उल्लास के साथ स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। झारखंड के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ नमक आंदोलन में भी झारखंड के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा 13 अप्रैल 1930 झारखंड के लगभग 50 स्थानों पर नमक बनाया गया। झारखंड सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र रांची था, लेकिन राज्य अन्य भागों में भी हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम, संथाल परगना आदि में इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रांची जिला। रांची में तरुण संघ द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था। 26 जनवरी 1930 को डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा ने रांची में स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन तरुण संघ नामक संगठन द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के दौरान रांची व उसके आसपास के क्षेत्रों में कई सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। 8 अप्रैल 1930 को चूटिया में नागरमल मोदी की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे पीसी मित्रा व उनकी देवकी नंदन लाल समेत कई व्यक्तियों ने संबोधित किया। 10 अप्रैल 1930 को रांची में 1000 से अधिक लोगों की तथा हीनो में 100 बंगाली महिलाओं की सभा का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 15 अप्रैल 1930 को जिला स्कूल के छात्राओं ने विद्यालय का बहिष्कार किया तथा 16 अप्रैल 1930 को बुंडू में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया। 17 अप्रैल 1930 को सिल्ली में तथा 18 अप्रैल 1930 को कुंडू में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। कुंडू की सभा में सरस्वती देवी एवं मीरा देवी ने भाषण भी दिया था। 3 मई 1930 को रांची बार एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार एवं खादी के उपयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। 4 मई 1930 को मांडर में महादेव स्वर्णकार ने गिरफ्तारी दी तथा 12 मई 1930 को पीसी मित्रा, नगरमल मोदी व देवकी नंदन लाल और 31/7/1930 को रविंद्र चंद्र व रामधारी दुबे को गिरफ्तार किया गया। 2 जून 1930 को लगभग 40 टाना भक्तों ने रांची में एक जुलूस निकाला, जिसके बाद 8 टाना भक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत से अपनी बातें मनवाने के लिए जगह जगह पर व्यापक हड़ताल एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, जिसके तहत स्वदेशी सप्ताह सितंबर 1930 में तथा जवाहर सप्ताह नवंबर 1930 में मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होने के बाद 3 मार्च 1932 को रांची के तरुण संघ नामक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 27 जुलाई 1932 को नागरमल मोदी, बोलू साहू व ख्वाजा नसीरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को 1932 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान भी महात्मा गांधी रांची आए थे। अगला जिला है हजारीबाग। हजारीबाग में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ सहभागिता दर्ज की थी। 26 जनवरी 1930 को हजारीबाग में लाठीचार्ज होने के बावजूद कृष्ण वल्लभ सहाय ने कचहरी पर झंडा फहराया था। झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय ने भी हजारीबाग में खजाची तालाब के निकट नमक बनाकर इस आंदोलन को प्रसारित किया, जिसके लिए उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा मिली। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह में सीताराम दुबे, चक्र सिंह मथुरा प्रसाद, सरस्वती देवी, मीरा देवी आदि ने भाग लिया। सरस्वती देवी हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कई पुरुषों के साथ साथ सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं साधना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया।
सितंबर 1930 के तक हजारीबाग के 137 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बंगम माड़े यानी कि बंगम मांझी के नेतृत्व में हजारीबाग में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की। आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। इसी क्रम में महामाया प्रसाद सिन्हा तथा भवानी दयाल सन्यासी ने भी हजारीबाग जेल में रह करके कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हजारीबाग केंद्रीय कारागार में सूत काटकर कपड़ा तैयार किया था। अगला जिला है सिंहभूम। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी तथा पलामू में सोनार सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया। इस आंदोलन के दौरान सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर देना बंद कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 6 अगस्त 1930 को चक्रधरपुर में कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। इसे जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व हरि सिंह, हरिहर महतो तथा लाल बाबू कर रहे थे। इन्हें सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। 16 नवंबर को जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में झंडा फहराकर जवाहर दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया तथा कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 नवंबर 1930 को गोलमुरी में 3000 लोगों की एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को दी गई फांसी के विरोध में 5 मार्च 1931 को जमशेदपुर में हड़ताल किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के शुरू होने के बाद महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 5 जनवरी 1932 को गोलमुरी में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में 500 से अधिक महिला पुरुषों ने भाग लिया। सभा की समाप्ति के बाद कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 जनवरी 1930 को जी महंती के घर से स्वाधीनता दिवस से संबंधित एक पर्चा मिलने के बाद 4 लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी 1930 को लोगों ने गोलमुरी मैदान में झंडा फहराने का प्रयास किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।